एक केले की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? केले 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 ले लो। पाकिस्तान बैटिंग कंसल्टेंट किसको लेके जा रहा है? हाँ। जिसको दर्द होता है ना, वही वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनता है। आर्टिस्ट वो है जो फन में रहते हुए एक अपनी इजाफी कोई उसमें चीज इंट्रोड्यूस कराए। उसको पता नहीं है आई एम फुल और नॉट, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं नमक खा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नू बखैर आगले भली करे आया। वर्षत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। मैं भूल गया था कुछ, अरे मैं ये भूल गया था, ये आज केले लेकर आए आप। मैं केले लेके आया हूँ। इसको मैं सेंटर में कर दूंगा, ये सही है सेंटर में। वैसे क्या आपको पता है आजकल सोनी क्या चल रही है केले की कीमतें जो केले है? होंगे मेरे ख्याल से कोई 1 दर्जन 150। 1 दर्जन 1.5, मैं दर्जन की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये एक केले की कीमत की बात कर रहा हूँ आपसे। एक केले की कीमत कितनी होगी मेरे ख्याल से, क्या होगी? यानी कि 12.5 रुपए प्रोबेबली यानी इंग्लिश में आपने प्रोबेबली यस बोला तो 12.5। जी नहीं, एक केले की कीमत इज नॉट 12.5। एक केले की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? 6.2 मिलियन डॉलर्स ना करें। 6.2, ये देख लें वो कहते हैं ना वो बस में 10 रुपए मेरा 6.2 मिलियन डॉलर्स मेरा भाई, 6.2 मिलियन डॉलर्स 6. कंपनी के मशहूरी के लिए 6.2 मिलियन डॉलर्स। अब कहानी भैया ये है कि न्यूयॉर्क में एक सुथावी नीलामगर है, वहाँ पे एक इटालियन फनकार है, उनका नाम कातालान है। अच्छा? और उनका ये देखें, ये बराबर है, देखें ये इनका फनपारा है, ये इनका शाकार है। इनका शाकार में जो है इन्होंने एक केला और एक टेप, और ये इसको खरीद भी लिया है, एक चाइनीज खरीद भी लिया है इसने। ये चाइनीज हैं, क्रिप्टो करेंसी कारोबारी और बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, जस्टिन सन। ये भाई साहब इन्होंने बनाया और इन्होंने खरीदा। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा लोगों के पास डेटा का पता नहीं, लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत है। वाकई पैसा बहुत है भाई, इतना ज्यादा मतलब बोली तो लगा के नीलामी हुई केले की ना। देखिए सोनिया, इस नीलामी भी हुई इसकी, तो इस हिसाब से अगर इन्होंने एक केला बेचा 6.2 मिले तो 1 6.2 12 18 24 24 के बाद है 30। मैं इस वक्त 36 मिलियन डॉलर्स का माल, 36 मिलियन डॉलर्स खातिन हजरात। तो जब तक हम केले पे मजीद डिस्कशन करते हो और फिर तब तक आप चलते हैं केले ले लो। बड़ी खबर पे चलते। कप्तान की कॉल पर खिलाड़ियों ने धोखा दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाजियों से निमटने की हिकमत अमली तैयार कर ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमन अमान खराब करने वालों को गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। क्या होगा आज इस्लामाबाद में, प्रोग्राम में करेंगे बात। क्रिकेट के मैदान में छोटी टीम ने अपने से बड़ी टीम को ढेर कर दिया है। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पहले दिन ही जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 80 रन से शिकस्त दे दी। मैच बारिश के बाइस ख़त्म करना पड़ा। कौमी टीम की जो बैटिंग है ना वो चली ना बॉलिंग चल सकी। आखिर वजह क्या है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। खातून पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। दुनिया भर में हर 7 खातून में से एक तशद्दुद का शिकार। पाकिस्तानी खातून का चुप रहना बड़ा जुर्म करार। मसले का हल क्या है, जानेंगे एक्सपर्ट की राय में। और चाय और कॉफ़ी की मदद से फनपारों की तैयारी। मुश्ताक लाशारी के फनपारों की हर तरफ धूम। बाकमाल आर्टिस्ट आज होंगे हमारे मेहमान। चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज और सियासी मैदान से आपको खबर ये दें कि कल इस्लामाबाद में दिन भर एक्टिविटी होती रही। पुलिस और पीटीआई के दरमियान मज़ाहमत देखने में आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि डरा धमका कर कुछ हासिल नहीं होगा। फिर भी पीटीआई को कोशिश करनी है तो करके देख लें। डी चौक मुकम्मल महफूज है, अगर वहाँ कोई पहुँचा तो इस्लामाबाद पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। ये कहना था मोहसिन नकवी साहब का। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं, कल इस्लामाबाद में क्या कुछ होता रहा, आगे की क्या हिकमत अमली है। दोनों तरफ की बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार शौकत फराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू आपने भी कल सुनी, हमने भी सुनी। इस तमाम तर बात में सबसे तशवीशनाक बात ये, 33 अफगान नेशनल गिरफ्तार किए हैं, वो आके होटलों में ठहरे हुए थे।
एहतजाज हो रहा है पाकिस्तान में, एहतजाज कर रही पाकिस्तान की एक पार्टी, उसको रोक रही है पाकिस्तान की हुकूमत। इस सब में अब्दुल्ला दीवाने का क्या काम? अभी आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते 10 लोगों को 9 मई में सजा हुई है। ये पहला बैच है जिनको सजा हुई है 9 मई वाले केसेस में, उसमें भी 4 अफगान। तो ये जो अफगान वाली हकीकत है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वालों में सिर्फ ये नहीं है कि बॉर्डर के उस पार आते हैं और हमला करके सिक्योरिटी फोर्सेस पे या दूसरी इंस्टॉलेशन पे भाग जाते हैं, बल्कि ये दे आर डीपली एंट्रेंच्ड इनटू पाकिस्तानी सोसाइटी। ये कोई मेरे लिए अचंभे की बात नहीं है। इधर इस्लामाबाद पिंडी में जहाँ भी जाऊँ अफगान नज़र आते हैं। कराची में आप देख लें कितने अफगान नज़र आते हैं, लाहौर में कितने अफगान नज़र आते हैं। जो अफगान पॉलिसी 1980s की थी अभी तक हम उसका भुगत रहे हैं। हाँ, ख़ास सिंपैथी है इनको पीटीआई के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब टीटीपी के साथ सीज फायर किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने और बहुत सारे लोग जहाँ से जेलों से भी निकाले, तो एक सिंपैथी के वेव अक्रॉस द बॉर्डर भी चली गई कि हाँ ये लोग हैं। क्योंकि जब तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल को, आपको याद है 15 अगस्त 2021 को, तो उस दिन यहाँ खुशी मनाई गई थी और खान साहब ने ही कहा था कि गुलामी के हवाले से उन्होंने बयान दिया था। तो इसलिए फिर प्लस कुछ पैसे वैसे का लेन देन भी होता है कि ये चूंकि आम मजदूरी करते हैं तो इनको पैसे दे दिलाकर जो है इधर अपने जुलूसों की रौनक बढ़ाई जाए। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि इनके जुलूस में अफगानी हो या अफगानी कहीं से फॉर दैट मैटर पकड़े जाए। अच्छा शौकत साहब, अब इसमें एक चीज़ ये, और जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, मुझे आपको पता है कि मैं बात कर रहा हूँ ऊपर टल से ऊपर सद्दा से ऊपर खुरम की। ऐसे में एक जिस सूबे में ये सिचुएशन हो रही है, क्या उस सूबे के जो वाली वारिस हैं, उस सूबे के जो वज़ीर आला हैं, इस वक्त ये काम नहीं होना चाहिए था कि उस आग को ठंडी करते, जो उस चीज़ के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडे को आके नेशन वाइड बताते कि ऐसा कोई नहीं है, कोई खुदा न खास्ता इस तरह की दो आपस में जंग नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत पुराना इशू है, ज़मीन का इशू है, और उसको उन्हें आग को ठंडा करने चाहिए। ही कैन डू दैट, ही इज़ द सन ऑफ द सॉइल। उनको चीज़ें पता हैं, वो ये नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं चारों तरफ से घेर लूँगा इस्लामाबाद को, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था उन्हें मसला। शौकत साहब, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि प्रायोरिटीज का मसला है। उनकी प्रायोरिटीज इस वक्त ना पाकिस्तान है, ना उनकी प्रायोरिटीज सूबे का अमन व अमान है, उनकी प्रायोरिटी खान है। वो कहते हैं खान हमारी डेडलाइन है, खान ने चूंकि हुक्म दिया है। कल 4 बार तो खुद उन्होंने कहा अली अमीन खान गंडापुर ने कि खान का हुक्म है, खान के हुक्म की तामील करे। हालांकि आपके पास सूबा अब से नहीं आया, 12-13 साल हो गए, 11 साल हो गए। 2 पहले वजीर आला रह गए आपके, चले जैसे भी वो थे, लेकिन आपके ही वजीर आला थे, आपके ही पार्टी लीडर ने उनको नॉमिनेट किया था। जैसे उस्मान बुज़दार पंजाब के सर पे बिठाया था, वैसे ही महमूद खान उधर बिठाया, और पहले उनके खटक साहब थे। लेकिन सूबे के अमन व अमान के हवाले से जो जिस तरह सूरत हाल वहाँ पर कुर्रम में है, यकीनन पुराना मामला है, लेकिन उसमें जब आग लगे तो फिर उसमें सिर्फ लकड़ी नहीं जलती, जो कुछ उस जगह पे पड़ा होता है वो सारा कुछ जल रहा होता है। तो जो फीलिंग्स हैं वो सिमर की, कहीं सेक्टेरियन बन गया, कहीं ज़मीन बन गया, कहीं ट्रबल फ्यूड बन गई। बट दी नट शेल है कि वहाँ पर 40-50 लोग इस बेदर्दी से मारे गए। ऐसे तो जानवरों को कोई नहीं मारता जिस तरह से वहाँ पर कत्लेआम हुआ। और अभी भी वहाँ पर सूरत हाल इतनी कशीदा है कि घर जलाए जा रहे हैं। कुछ साल पहले भी सद्दा के लोग ऊपर पाड़ा चिनार नहीं जा सकते थे और पाड़ा चिनार के लोग नीचे सद्दा के रास्ते पेशावर नहीं आ सकते थे। आयरनी ऑफ द थिंग इज के कुछ लोग बैठ के वहाँ से अफगानिस्तान निकलते थे, यानी पाड़ा चिनार से, कुरम के अपर कुरम से, वो पाड़ा चिनार से होते हुए नीचे निंगरहार और जलालाबाद से पेशावर आते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि उनकी बस को वहाँ अफगानिस्तान में फायरिंग की गई उनकी बस पर, और 30-40 लोग वहाँ बेचारे जान से चले गए। तो ये कुरम वाले जो वाकयात हैं या कुरम की जो सेंसिटिविटी है, इस पे तो बहुत ज्यादा सही बात है, आपकी फोकस होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को बैठना चाहिए, काबीना को सोचना चाहिए। पहले
पहले था वो ट्राइबल एजेंसी थी, अब तो मर्ज दे रही है। जी अब तो आपका कानून डायरेक्ट वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। अब FCR नहीं है बल्कि KP का कानून है। जी शौकत साहब, वैसे हुकूमती मौक़िफ़ जो है ना वो बड़ा ही वाज़ेह है, बहुत ही क्लियर है कि जो इंतशार फैलाएगा वो गिरफ्तार होगा। दूसरी जानिब PTI जो है वो एहतजाज पर डटी हुई है। आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? बात ये है कि दोनों एक्सट्रीम्स है ना, यानी अगर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, प्रोटेस्ट की एक्टिविटी हो, एहतजाज हो, तो वो तो कोई भी एंटिटी हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक असेंबली का हक हासिल है, प्रोटेस्ट का हक हासिल है, सिविल लिबर्टीज का हक हासिल है। PTI अपने ताई कहती है कि नहीं, हमारे जो ये आइनी हकूक हैं उनको सलब किया जा रहा है, वो नहीं दिए जा रहे। और उसमें सबसे बड़ा ग्रीवेंस उनका है, जो कि खान साहब ने खुद भी कहा अपने एक ट्वीट में। उन्होंने कहा कि जी वो जब मुझे तोशाखाना 2 में मेरी जमानत हुई हाई कोर्ट से, तो इनको मुझे रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रिहा नहीं किया। और रिहाई ही इस पूरे प्रोटेस्ट का मामला है। हुकूमत ये कहती है कि ये वो पार्टी है जो 9 मई की जिम्मेदार है, ये वो पार्टी है जो इंतशारी है, ये वो पार्टी है जब मईशत आगे बढ़ने लगती है। मसलन आज बेलारूस के सदर पहुंचने हैं पाकिस्तान, और बेलारूस के सदर के आमद पे इनको मालूम था कि वो आ रहे हैं, तो इन्होंने पहले से 24 की कॉल दे दी। SCO का इजलास हुआ, हुकूमती सरबराहान का इजलास था, यहाँ पर इन्होंने पहले एहतजाज की कॉल दे दी। फिर 2014 वाला शी जिनपिंग सदर चीन आ रहे थे, इन्होंने वो 6 महीने दौरा मुलतवी करवाया। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि वो असेंबली, पीसफुल असेंबली और इस्लामाबाद ऑर्डर जो 2024 का कानून है, उस कानून के तहत ये हुकूमत से पहले इजाज़त लें। इजाज़त के बगैर इस्लामाबाद में किसी तरह का एहतजाज करना या धरना देना वो गैर कानूनी है। ये सिट इन का वर्ड भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। तो ये सारी एक्टिविटी गैर कानूनी है। हुकूमत के पास ये रीज़न आ गई कि नहीं, हमने इस गैर कानूनी एक्टिविटी को रोकने के लिए, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर ने कहा कि हुकूमत तमाम इकदाम उठाए, अभी तो वो दूर फिर रहे हैं, लेकिन जब वो नज़दीक आएंगे, शहर में घुसने की कोशिश करेंगे, वही अगली सीन हमें यहाँ देखने मिलेंगे। वही टीयर गैसिंग होगी, वही पाकिस्तानी बच्चे जवान वही एक दूसरे के खिलाफ, अगर इधर पुलिस है तो वो भी पाकिस्तानी है, और अगर प्रोटेस्टर हैं तो वो भी पाकिस्तानी है। हाँ, ये बात है कि हुकूमत इतनी कामयाब हुई है कि पंजाब से हमने कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं देखी कि कोई बहुत बड़ा क्राउड जो है वो ये बैरिकेड तोड़ के, ये रुकावटें तोड़ के इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा हो। पंजाब पहले भी नहीं आया प्रोटेस्ट में, और वही इम्प्रेशन फिर स्ट्रेंथन होता है कि एक सूबे में इनकी हुकूमत है, जब चाहते हैं ये वफाक पर दावा बोल देते हैं, फॉर वन और द अदर रीजन। एब्सोल्युटली शौकत साहब, लेकिन आपने भी अपनी गुफ्तगू का अख्ताम बहुत खूबसूरती से किया है कि जिस सूबे में इनकी हुकूमत है, बहुत शुक्रिया आपका, जिस सूबे में हुकूमत है उस सूबे में आग, लेकिन उसको बुझाने वाला कोई नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब बेलारूस के सदर, तो क्या इससे पहले आपने देखा होगा कि जो वीडियो ज़ेर गर्दिश थी उसमें एक और दोस्त मुल्क के ख़िलाफ़ हरदा सराई की गई। तो एहतजाज जमहूरी हक़ है, लेकिन तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, अपनी अमलाक को नुकसाना यकीनी तौर पे किसी का हक़ नहीं है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं प्रोग्राम में आगे क्या क्या है। कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाती हैं, सोचना, समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, फिर एक्सेप्ट कर लेना कि ये हो चुका है। जी हाँ, ये हो चुका है। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट खो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ अब क्रिकेट की, और कल जो हुआ उसके बाद अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। एक रे ऑफ होप ज़रूर आई थी जब हमने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ हरा दी थी। उस वक्त बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अरे ऑस्ट्रेलिया की सी टीम थी, और उस वक्त मैं उन चंद लोगों में से था कि जो कह रहा था तो हमने थोड़ी कहा ऑस्ट्रेलिया को सी टीम भेज देंगे, तो अब इन्होंने जिम्बाब्वे ने ए टीम भेज दी। अब मैं कह रहा हूँ कि हमने थोड़ी कहा था जिम्बाब्वे को ए टीम भेजने के लिए, वो भी अपनी सी टीम भेज देते ताकि हम वनडे सीरीज़ जीत जाते। खैर, वनडे सीरीज़ का पता नहीं, पहला वनडे हमने हार लिया है। पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त हो गई है, और अगर बारिश ना भी होती
तो भी पाकिस्तान हार ही रहा था, क्योंकि 6 खिलाड़ी उसके गालिबन पे 50-60 पे बारिश ने आउट इज्जत हो रखी चुके थे। हमारी या नहीं? नहीं भाई, कुछ नहीं किया भाई, बारिश हुई। और चूंकि वनडे होता है, तो वनडे होने के बाद होता है कि अगर 20 ओवर का खेल हो जाए, फिर बारिश होती रहे भले से, फिर तो डकवर्थ-लुईस मेथड अप्लाई होगा। जितनी बात करें उतनी कम है, तो इसीलिए अब हमने बात करने के लिए शामिल कर लिया है क्रिकेट एक्सपर्ट, तो छोड़ ही दिए बात हाँ, साजिद खान हमारे साथ मौजूद है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। यहाँ गुड मॉर्निंग, वहाँ गुड इवनिंग। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल भी गुड नहीं है। जिम्बाब्वे से वनडे हारेंगे अब हम। वैसे तो हम T20 हारते रहे जिम्बाब्वे से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब वनडे हारेंगे हम, हैं ऐसा होगा साजिद भाई? बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपको सोनिया को दोनों को अस्सलाम वालेकुम। ये पूरी दुनिया में बोल्ड देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट फैसल भाई आपने इंट्रो दिया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए लगमिया फिक्री है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है खाई में चले गए। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के पास स्टार प्लेयर नहीं है, आपने रिजवान को कप्तान बनाया। फैसल भाई आपकी बड़ी गिरिप पे और जिस तेजी से आपने माशाल्लाह शोरा से सीजन जर्नलिस्ट हैं। देखिए, टॉस जीतने के बाद आपने डिसाइड करना बॉलिंग करें या बैटिंग करें। मैंने और आपने हमेशा जब भी बात की, रिजवान का माइंडसेट सबको पता चल गया। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने को तरजीह देते हैं और जिस तरह की पिच हो उसके बाद वो बैटिंग करने। हालांकि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए शूटिंग था, टॉस जीतते पहले बैटिंग करते और बैटिंग करने के साथ साथ एक लंबा स्कोर लगाने की कोशिश करते कि आपने साइम अयूब को और अब्दुल्ला शफीक को ऑस्ट्रेलिया में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई। मगर हेड कोच आकिब जावेद और रिजवान के एक पेज पे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब पिच दोनों देखने गए हैं, कौन से ऐसी रॉकेट साइंस थी, कौन ये कह रहा था ये पाकिस्तान के जो मौजूदा हेड कोच हैं इनकी इतनी अच्छी ग्रिप है, ये चीफ सेलेक्टर भी हैं, उन्होंने क्या पिच रेट की। अगर फैसल अकरम जैसा बॉलर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, डेब्यू में आगा ब्रेक कर रहा होता तो पाकिस्तान 3 स्पिनर से क्यों नहीं गया। दूसरी फैसल भाई और सोनिया कितने बड़े कप्तान हैं, क्लब लेवल के कप्तान मैं इसको कहता हूं, जो हारिस सऊद इन फॉर्म बॉलर है उससे अब नई गेंद नहीं करा रहे, आमिर जमाल से नई गेंद करा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है, कप्तान है, हेड कोच है, ये बैकफायर कर गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर जिम्बाब्वे वर्ल्ड क्लास आउटलॉन्डर वहाँ मौजूद है, सिकंदर रजा, जो यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर से खेलता रहा, चैंपियन बनाने बड़ा अहम रोल था। आकिब जावेद के बहुत करीब है। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास, क्या पाकिस्तान के हेड कोच इसको नहीं पता था किस तरह क्रिकेट खिलानी है, किस तरह करना है? और दूसरी फैसल भाई सोनिया, पाकिस्तान बैटिंग कंसल्टेंट किसको लेके जा रहा है? फील्डिंग जो फील्डिंग कराने वाला, जो वुमेन्स टीम का कोच हो, लेवल फोल कर रहा हो, जो एप्लीकेशन अच्छा लिखता हो, मिनट अच्छा करता हो, कंप्यूटर पे बैठ के अच्छा काम करता हो, कोई लगमिया फिक्री है? सी के सैयद मोहसिन नकवी साहब के सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। वजीर दाखिला है, पीसीबी के चेयरमैन है, आईसी चला रहे हैं, मगर जिनको फ्री हैंड दे इनकी जिम्मेदारी है। ये ना साजिद भाई, असल में मोहसिन नकवी हो या फिर कोई भी हो, वो तो उतर के ग्राउंड में पैड बांध के और बैट हाथ में लेके वो तो नहीं जाएंगे ना खेलने के लिए। खेलना तो उन्होंने ही है। और प्रॉब्लम ये, मैं इस वक्त हम जो फुटेज भी चला रहे हैं साजिद भाई, मेरा सवाल अब उस पे है। गालिबन 2 डेब्यूटेंट्स थे, प्लीज़ करप्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। कल 2 हसीबुल्ला और फैसल अकरम, यार इन बच्चों का डेब्यू हुआ है, इन्होंने डेब्यू पे जिम्बाब्वे से मैच हारा है। दूसरी जानिब कल मैं यशवी जसवाल जो इंडिया का ओपनर है, उसकी आप जो उसकी स्ट्रगल अगर आप देखें, आई वुड हैव लव टू प्ले हिज वीडियो जिसमें वो बता रहा है कि मुझे कभी 200 रुपये मिल जाते थे, मुझे कभी 300 रुपये मिल जाते थे, खाने के, वो अपनी मुंबईया ज़बान में कहते खाने के वांदे पड़ जाते थे हमें, कि खाने के लाले पड़ जाते थे, लेकिन उसके बावजूद मैं क्रिकेट नहीं छोड़ता था, मैंने क्रिकेट खेलनी है। उसने ना मिचेल स्टार्क को धोया है, उसने कमिंस एंड ऑल को, मिच मार्श को उसने पकड़ के ग्राउंड के उन कोनों में शॉट मारे जहाँ पे मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क वुड बी नाउ कंसिडरिंग के वह रिटायर ही हो जाऊँ अगर मैं आने वाले बच्चों से खुद खा रहा हूँ तो ऐसे में हम अपने प्लेयर्स पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? बैटिंग कैपेबिलिटी बेहतर नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ बेहतर नहीं, इशू है क्या साजिद भाई?
देखिए फैसल भाई, बहुत प्यारी बात की। इंडिया ने उस बैट्समैन की अगर बात की जाए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास फ्यूचर है, दुनिया क्रिकेट का सिस्टम अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने जाके कहा, ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने जिस तरह बॉल और बैट के दरमियान उसने शॉट सिलेक्शन खेला है ना, अटैकिंग क्रिकेट खेली है। और आपने बहुत प्यारी बात की, गरीब का बच्चे जिसको दर्द होता है ना, वही वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनता है। आप हमने साइम अयूब को यहाँ पर तरबियत दी अंडर 16 में, उसकी माँ दो रिक्शा में बदल के उसको पीआई एकेडमी छोड़ने जाती थी। उसने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, मगर रकमिया फिक्री है वहीं क्या वहीं खड़ा है। उसने इंप्रूवमेंट की कोशिश नहीं करी, उसने टेस्ट मैच में ओडीआई सारी क्रिकेट खिला दी। मगर आप ये देखें, इंडियन इस स्टार, मैं कहूँगा स्टार कहूँगा, वर्ल्ड की बेहतरीन टीम जो ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन फास्ट बॉलर है पर्थ में, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ कभी भी टेस्ट मैच नहीं हारा है, यहाँ टेस्ट मैच हारने चले गया है, तारीख बताती है हिस्ट्री में। और ये इंडिया की कामयाबी है। रोहित शर्मा यकीनी तौर पर उनका कप्तान नहीं है, बुमराह को कप्तानी थी, उन्होंने किसी पीछे मुड़कर नहीं देखा कौन है कौन है, मगर टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते। सर विराट कोहली ने जो सेंचुरी बनाई है, 100 सेंचुरी बना ली है, हम उसको सर विराट कोहली क्यों कहते हैं? क्रिकेटर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। हमारे पास कौन से वर्ल्ड क्लास प्लेयर है? सेंटर कॉन्टेक्ट दे दो, ग्रुप बंदियां दे दो, लाइकिंग डिसलाइकिंग दे दो। और यहाँ पर मेरा बंदा आज मुझे रिजवान को बताओ, बाबर नजर आ रहा है। भाई बाबर ने करा क्या है मुझे बता दो। अब डंके की चोट पे मैंने आपको कहा था लेके जाएगा, 2020 में ओपन कराएगा, उसको ओपन करा दी, टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ओडीआई का बेस्ट प्लेयर है, 2020 का प्लेयर है, मगर रिजवान की दोस्ती यकीनी तौर पर डंके की चोट पे है। दोस्ती को एक तरफ रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें। ये चीज इंडिया में नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम इंडिया को हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं और सही करते हैं, वहां वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्रिकेट हमसे बहुत बेहतर कर रहे हैं, सिस्टम अच्छा है और प्लेयर बनाते हैं। हमारे प्लेयर पाकिस्तान के प्लेयर प्राइवेट लीग को तरजीह देते हैं। आपने बड़ी प्यारी बात की, 3 दिन पहले मैं आपको सुन रहा था, फकर का क्या कसूर है? वो लॉबी का नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पाकिस्तान का प्लेयर है। फकर का घुटने का प्रॉब्लम आज से नहीं है, 1.5 साल 2 साल से घुटने का प्रॉब्लम है, और उसका प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगा। अगर उसका प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी प्रॉब्लम गालिबन ऐसे ही रहेगा। साजिद भाई, वक्त की कमी है, लेकिन हम आपसे यकीनन आगे चल के बात करते रहेंगे। और आखिर में जो बात की में यकीनन बहुत खूबसूरत बात की आपने, फखर जमान का क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है क्रिकेट फैंस का, जो हम जीते जागते अपनी आंखों से पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से वनडे हारता हुआ देखा। वनडे हारता, मतलब ये तो बस कमाल ही हो गया ना। बस यार क्या बोल सकते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जनाब। फैसल, ये आपके कप में क्या है, क्या पी रहे हैं? यकीन करें ये कॉफ़ी है, यकीन करें। आपने जितनी तशवीश से पूछा है ना, लोग सुबह सुबह पता नहीं आप सुबह सुबह कप में पी क्या रहे हैं, तो ये कॉफ़ी है, मैं पी रहा हूँ। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये कॉफ़ी सिर्फ मैं तो पीता हूँ, लेकिन कोई है जो कि इससे पेंटिंग बना लेता है। अरे वाह, तो कमाल ही हो जाएगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। अच्छा? भाई आपने पेंसिल, चारकोल, चावल के दाने, मुख्तलिफ ब्रशेज़ हैं, उससे आप इस पे तो होती हैं पेंटिंग्स। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे मारूफ आर्टिस्ट से जिन्होंने अपने फ़न पारों की तामीर के लिए चाय की पत्ती और कॉफ़ी की मदद से शाहकार तख्लीक किए हैं। एंड एक तो आपके बिल्कुल सामने है, एक मेरे सामने है, और एक मैं पकड़े बैठी हूं। ये तो हाँ, ये आपने पहले ये आपने पहले ही आपने इस पे हाथ मार लिया है ना। ये नहीं, ये आपके पास मैं रहने नहीं दूंगा। यू आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन एज वेल। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अली लाशारी साहब, हम उनसे बात करते हैं। मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक पेंटिंग तो मैं आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहा हूँ, मुझे ये बजाते खुद बहुत खूबसूरत लग रही है। टू ब्रेक द साइलेंस कल मैं तकरीबन ऐसी ही किसी जगह पे था, अराउंड ठट्ठा, तो ये मुझे इफ़ यू कैन कट हेयर, ये वाली पेंटिंग जो मेरे हाथ में, ये वाटर कलर है ना, ये वाटर कलर से बना है, ये वाटर कलर है, ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग। ये देखें आप, ये वाटर कलर से बनाई हुई है। अच्छा, और वो जो आप, अच्छा अब मुझे मुश्ताक साहब ये बताइए कि ये चाय की पत्ती और कॉफ़ी से कब से कर रहे हैं,
किस तरह ये ख्याल आया, कैसे कितनी पजीराई हुई? मैं थोड़ा अपना ब्रीफ थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो आपने अभी अपनी पेंटिंग दिखाई मेरी कि भाई ये वाटर कलर, मेरा स्टार्ट वाटर कलर से हुआ है, वाटर कलर पेंटिंग से करता हूँ। मैं सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उन्होंने ऐसी जो है फितरत मेरे अंदर डाली जिससे मैंने डायग्नोस किया है कि ये कुछ आर्टिस्ट है छुपा हुआ। तो उसको मैंने मज़ीद जो है अपनी कोशिशों से वो करते करते जो है वो इस मंजिल तक पहुंचा। फिर जब यहाँ आया तो जितने भी सीनियर आर्टिस्ट थे तो उनके साथ मैं लाइव काम करता था, लाइव जाके ऑन द स्पॉट हम काम करते थे वाटर कलर में। ये जो आपने अभी पेंटिंग दिखाई ये लाइव शूट है हमारा, वहाँ बैठे हुए हम लाइव पेंटिंग करते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट एक फिशरी हार्बर है, दूसरा हेरिटेज बिल्डिंग्स है, तीसरा फ्लावर। जब विंटर स्टार्ट होता था तो हम फ्लावर पे काम करते थे। तो ये मैं आपका वो सवाल बल्कि मैं खुद ही पहले जवाब दे दूं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ चाय कॉफ़ी के। तो संडे वाले दिन अक्सर हम बैठे बोल्टन मार्केट में या जो ओल्ड एरिया है कराची का, वहाँ पर ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स है बहुत ज़्यादा, कसीर तादाद बहुत ज़्यादा, 18वीं सदी को 19वीं सदी। यस नो डाउट। तो वहाँ बैठे हुए हम जब एक स्केच बना रहा था उसी बिल्डिंग का, तो चाय का कुछ बीच में एक ब्रेक होता है। ये कहाँ कौन सी थी बिल्डिंग? ये बोल्टन मार्केट, बोल्टन मार्केट का जो एरिया है वहाँ पर। यस। तो उसी स्केच बनाते हुए जो ब्रेक चाय हम पीते हैं तो उसके कुछ चंद कतरे जो है मेरे उसी स्केच पे गिर गए। तो एकदम में जो गुस्सा तो नहीं आया, मगर सामने देखा कि जो बिल्डिंग का स्टोन कलर है और जो ड्रॉप्स गिरे हैं वो सब सेम एक कलर है, बहुत ज़्यादा करीब तर था। उसको उठा के मैंने रख दिया। फिर घर जाके मैंने मज़ीद प्रैक्टिस की और रात दिन मेरी एक अल्लाह से ये दुआ होती थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं, मैं कोई ऐसी सोलो एग्जीबिशन करूं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए पूरी दुनिया में ये एक चीज़ मैसेज चला जाए और मेरा भी कुछ स्टेटस बने। तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसके बाद मैंने 33 पेंटिंग्स की, उसकी पहले फ़ोटोग्राफी की, उसके बाद ये चाय बनाने के बाद फिर मुझे इसमें शेड डालने की ज़रूरत पड़ी तो उसको डार्क करने के लिए, उसको डेप्थ करने के लिए मैंने कॉफ़ी का चुनाव लिया। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो दूध पत्ती चाय और जो डार्क पोर्शन है उसका वो कॉफ़ी है। तो ये दोनों अच्छा, हर आर्टिस्ट करता है कि अपना जो काम है, जो आर्ट में दरअसल आर्टिस्ट वो है जो फ़न में रहते हुए एक अपनी इजाफी कोई उसमें चीज़ इंट्रोड्यूस कराए कि मेरा ये जो स्ट्रोक है, इसमें जो मेरी ट्रीटमेंट की गई है मैंने अपनी पेंटिंग से, वो क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि हम कुछ स्क्रैचेस नज़र आएंगे, आप कुछ ड्रॉप है। अच्छा, चाहे जैसे मैंने उसको फ्लो दिया तो उस फ्लो को भी डिस्टर्ब नहीं किया, वो भी ऐसे बहता हुआ बहने की तरह आपको लुक देगा। वाइट स्क्रैचेस डालने की वजह ये है कि ये बिल्डिंग तो पुरानी है मगर ये पेंटिंग भी आपको एक बहुत सीधा पुरानी नज़र आ जाए। तो ये दो इफेक्ट जो है मेरे बड़े अच्छे लगे। और ये मैं देख रहा हूँ चौकंडी का भी बहुत ही ज़बरदस्त आपने बनाया। अच्छा, ये कौन सी बिल्डिंग है? ये करा अपना लाहौर की है, लाहौर म्यूजियम है, लाहौर म्यूजियम की बिल्डिंग से। अच्छा, कहने के लिए ना हमारे पास इतना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है और आपने जैसे अब लाहौर की बात की है ना, तो मैं जब भी जिस तरह आप ये ना मैं कहता हूँ हादसाती तौर पे चाय गिरी और वो सारी चीज़ें डेवलप हो गई। वन फाइन डे मैं भी वहीं पे एक बहुत मशहूर निहारी वाला है बंज रोड पे। आपने निहारी से पेंटिंग क्यों नहीं बना डाली? नहीं, मैंने निहारी से पेंटिंग नहीं बनाई है। तो वैसे किया जा सकता है, बट जब मैंने सर उठा के देखा तो मेरे सामने 1924 की इमारत, 1836 की इमारत, हमारा कितना अच्छा बहुत ज़बरदस्त हेरिटेज है। इतना सिर्फ उनकी हम साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन आपने जब उनको कैनवस में कैद किया तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कौन कौन सी ये वाली जो आपने चाय और कॉफ़ी की मदद से की, कौन कौन से हेरिटेज है जिसको आपने कैप्चर किया? कराची की हेरिटेज तो लैंडमार्क बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसकी जो मैंने कलेक्शन ली, कुछ टॉम्स लिए, कुछ टावर लिए, कुछ स्ट्रीट व्यू लिए, कुछ चर्चेस लिए, ताकि एक मिक्स कलेक्शन हो जाए और बड़ा खूबसूरत लगे। एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, ये बनाने के बाद 3 माह मैंने वेट किया कि ये मैसेज पाकिस्तान से दुनिया तक कैसे पहुँचे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को। वो फिर मैंने किसी मैडम शर्मिला फारूकी से मिलकर वो प्रोग्राम हमने किया, तो वो दिन हमने सेलिब्रेट किया 18 अप्रैल, ताकि यहाँ से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स का मैसेज गया और मीडिया ने बड़ा कवर किया और बड़ी खूबसूरत पजीराई मिली उन आर्ट लवर से, कराची के शहरियों से, कि बहुत ज़्यादा कि हम भी अपने हेरिटेज को इतना खूबसूरत प्रिजर्व करके एक नए अंदाज में दुनिया को दिखा रहे हैं। और आप अब तक कितनी पेंटिंग्स इस तरह की बना चुके हैं कॉफ़ी और चाय से? मेरी जो सोलो एग्जीबिशन थी जो पाकिस्तान के साथ दुनिया में इस वक्त पहली पोजीशन पर है, उसके सर्टिफाइड है मेरे पास। इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी है, उसका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और उनके सर्टिफिकेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के।
22 फ्रेम इसके स्टेट बैंक पे लगे हुए हैं। अच्छा, स्टेट बैंक में जो लगी हुई आपकी बनाई जी मेरी लगी हुई है, 22 फ्रेम्स मेरे लगे हैं और टोटल 33 फ्रेम्स बनाकर मैंने अपना एक थोड़ा सा रिकॉर्ड कायम किया है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। और आपने जो इसमें एक चीज़ अच्छी कि जब ये चाय है उसको तो उसको आपने चेंज करने की कोशिश नहीं की। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि यार एक तो मैंने अपने आप को पहचाना और उससे फिर मैंने अपने टैलेंट को जो है ना वो करने की कोशिश की। मैं चाहूँगा कि मुश्ताक भाई, आप जो आने वाले हमारे जो नौजवान हैं जो अपने करियर ग्रोथ करियर पाथ पे कहते हैं कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ी सी और हमसे गुफ्तगू करें कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना, अपने आर्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको लेके चलना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि जो एज है आपकी, जो टीन एज है, तो उसमें आपको एक पोटेंशियल होता है, एक एनर्जी होती है, एक पावर होता है। और ये टाइम आप अपना जो है, मैं उन दोस्तों नौजवानों को बच्चियों को कहता हूँ कि आप अपना टाइम मोबाइल पे एक्स्ट्रा ज़ाया न करें। आपके पास जो कुदरत ने एक अंदर कोई हिडन टैलेंट है उसको तलाश करें और उसी में अपना टाइम सर्व करें, उसी में आप अपनी जस्तजू करें। इसके साथ में जितने भी एक और बात बताऊं कि इसको ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए टीन एज को, कि मैं उन्हीं के कॉलेज में, उनके यूनिवर्सिटी में, उनके स्कूल में खुद जाता हूं, वॉलंटरी 3-3 दिन 2-2 दिन तक वर्कशॉप करता हूं, ताकि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये शौक़ है तो वो इसी को मैं बेसिक ड्राइंग और पेंटिंग की कोई क्लासें दूँ ताकि वो उसी का रास्ता मिल जाए। तो ये भी मेरी एक काविशें हैं, तो उसको उस तरफ लाने अभी में। आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ नहीं है जहाँ पर आप प्रॉपर सिखाएं, क्योंकि ये तो एक ऐसा आर्ट है कि इसको आपको ज़रूर सिखाएं। मैं खुद जाता हूँ उनके दरवाजे पर, उन बच्चियों के पास जिनके पास ये टैलेंट है, तो उनको ज़्यादा मज़ीद उजागर करने के लिए। अच्छा मुश्ताक साहब, नाउ व्हाट्स, अब आपने दुनिया तक भी अपना ये मैसेज पहुँचा दिया है। आखिर में ये बताएं कि इस आर्ट को वर्ल्ड वाइड कैसे एक्सेप्ट किया गया और कौन कौन से लोगों ने फिर आपसे रब्ता किया इंटरनेशनली भी और इस चीज़ को सराहा? एक मैं बताऊँ कि IWS है, इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी, उसकी पूरी दुनिया में जो है वो एग्जीबिशन होती रहती है, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ पाकिस्तान से। तो मलेशिया, टर्की, इटली मैं विज़िट कर चुका हूँ, वहाँ पर अपना काम ये लेकर गया था। तो उन जितने भी वहाँ के पूरी दुनिया के आर्टिस्ट जब जमा होते हैं 25 से या 30 कंट्रीज़ के, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सराहाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन दी और कहा कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, इंटरनेशनल लेवल पर इसको और मज़ीद एग्जीबिशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। आउटस्टैंडिंग मुश्ताक लशारी साहब, हम दुआ करते हैं कि इसी तरीके से ना सिर्फ आप अपने काम को निखारते रहें बल्कि अपने काम के थ्रू जो आप ख़ास तौर पे कराची का जो ये जो गॉथिक जो स्ट्रक्चर है, ये जो ज़बरदस्त किस्म का हमारा, व्हेनेवर यू गो टू द ओल्ड कराची, आप सर उठाएं, आपको कोई इमारत 1829, कोई इमारत 1924, कोई इमारत 1926 की मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर जब आप सीमेंट की लीपा पोती देखते हैं तो आपका दिल टूट जाता है। जिस तरह मुश्ताक अली लशारी ने सोचा और वो सोच के उन्होंने कराची का जो असल चेहरा है वो अपने कैनवस पे लेके आए, एंड द यू नो एडिंग डायमंड टू द स्टार्स एज वेल, कि उन्होंने कॉफ़ी और चाय की मदद से, आई विश एंड आई होप कि हम बतौर शहरी भी अपनी इमारतों को इसी तरीके से रखवाली ऐसा ही है। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। जब तक मैं कॉफ़ी पी लूँ, कहीं मैं गिरा ना दूँ उसको, क्योंकि मैं नहीं बना पाऊँगा अगर मैं गिरा लिया। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज है 25 नवंबर, यानी ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे का आलमी दिन। आज तहज़ीब याफ्ता दुनिया में ख़वातीन पर तशद्दुद का सबसे बड़ा मसला है। हालिया नई रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हर 7 में से 1 खातून तशद्दुद का निशाना बनती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ घरों में ख़वातीन को चुप रहने का कहा जाता है। एब्सोल्युटली, और सबसे बड़ा जुल्म ही यही होता है। और सबसे मज़े की बात ये कि हमारे घर की बड़ी ख़ातीन ही कभी कभी उन बच्चियों को कह रही होती हैं कि आप चुप हो जाएं। अब इसमें जो आपने वायलेंस की बात की है सोनिया, ये वायलेंस सिर्फ फिज़िकल वायलेंस नहीं है, ये सेक्शुअल वायलेंस भी है। मेंटल टॉर्चर, जो मेंटल ट्रॉमा है, उससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती। आप अपने, चाहे वो आपकी वालदा हों, चाहे वो आपकी वाइफ हों, बहन हो, आप उनको एक ऐसे ब्लैक कॉरिडोर में फेंक देते हैं जहां वो बज़ाहिर तो आपको मुस्कुराती नज़र आती हैं, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं करती कि व्हाट यू आर डूइंग टू हर
उतना ही बुरा है। और इसके साथ साथ एक और उसमें एस्पेक्ट ये भी है कि ख़ातीन कभी कभी ख़ातीन से ज़्यादती कर रही होती है, कभी सास बहू कभी बहू सास के रूप में। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा सो ही है। लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन। हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट बैरिस्टर रिदा ताहिर। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। अच्छा, पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद की बात की जाए तो हम बहुत तरक्की कर रहे हैं हर चीज़ में हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी से लेके एक 4000 गज के बंगले तक ख़वातीन तशद्दुद से महफूज नहीं है। मे इट बी फ़िज़िकल वायलेंस, मे इट बी सेक्शुअल वायलेंस, मे इट बी मेंटल टॉर्चर। क्या स्टैट्स एंड फिगर्स हैं और क्या सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं आपके पास जब ख़वातीन आती हैं लेके? सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं। उसके अलावा रेप के, सेक्सुअल वायलेंस के काफ़ी केसेस आते हैं। प्राइमरी जो केसेस हैं वो चाइल्ड मैरिज के हवाले से भी आते हैं और उसमें बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होती हैं, उनकी ज़्यादा कम उम्र की शादी होती है। और इसके अलावा जो नॉर्मल केसेस हैं वो काफ़ी मॉडेस्टी के, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन और वर्क प्लेस हरासमेंट। तो अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इस कैटेगरी में प्राइमरी केसेस आते हैं। अच्छा, मीनवाइल बोल ब्रेकिंग लाइव पे हम इस वक्त लाइव भी आ रहे हैं। वो लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं बैरिस्टर रिदा से, दे आर मोस्ट वेलकम टू आंसर टू क्वेश्चन, टू फ्रेम देयर क्वेश्चंस। फेसबुक पेज है हमारा बोल ब्रेकिंग, उस पर हम लाइव हैं एज वेल। प्लीज सोनिया टेक ओवर। रिदा, अभी हमने स्टेट्स देखे कि इतनी सारी, मतलब अगर कलेक्टिवली बात करें तो हम बात ही नहीं कर सकते फिगर्स पे, क्योंकि आधे से ज़्यादा केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। क्योंकि ख़वातीन को बचपन ही से ये सिखाया जाता है कि नहीं जी इज़्ज़त रखनी है ख़ानदान की, नहीं बाहर जाके बोलना नहीं है, ये नहीं करना। तो इतनी सारी केसेस तो वैसे ही रिपोर्ट नहीं होते। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो सारी ख़वातीन जो चुप बैठी हैं उनके लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो उतनी ही शदीद तनाव का शिकार है ना। तो कोई ऐसा कोई लीगल कोई ओपिनियन या कोई सजेशन, कोई चीज़ है ऐसी कि हम उन ख़वातीन को मोटिवेट कर सकें कि भाई बाहर आओ, ज़बान खोलो, अपने बारे में बताओ, तशद्दुद भरी ज़िंदगी से फ़ायदा नहीं है? जी बिल्कुल, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस दें लोगों को कि उनके क्या कानूनी हक़ हैं। क्योंकि बहुत से अक्सर औक़ात पे ऐसा होता है कि हमारे कवानीन बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी समझ लोगों तक नहीं है। अभी जो 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म है 10 दिसंबर तक ये कम्युनिकेट होंगे ह्यूमन राइट्स डे में। इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया आउटरीच की जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी ख़वातीन ऐसे सवालात पूछती हैं कि मेरा शोहर वैसे तो मुझे नहीं तशद्दुद करता लेकिन साइकोलॉजिकली वो मुझे बहुत परेशान करता है, और उनको ये मालूम नहीं होता शायद कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो सिंध के अंदर कानून है वो साइकोलॉजिकल वायलेंस को भी डिस्क्राइब करता है। अच्छा, इस कानून पे भी थोड़ा सा प्लीज़ रोशनी डालें, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे ने उसका अपना कानून इस पे लेकर आए डोमेस्टिक वायलेंस पे। सिंध पहला सूबा था जिसने 2013 पे डोमेस्टिक वायलेंस का कानून, उसके बाद बलोचिस्तान, KPK, पंजाब में भी हैं। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में डोमेस्टिक वायलेंस का फ़िलहाल कोई स्पेशल कानून नहीं है। जो सिंध का कानून है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन एक तरह के ही हैं, ये एक दूसरे को मिरर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जो सिंध का कानून है उसके अंदर जेंडर बेस्ड अब्यूज़ का भी वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग होता है। उसमें इमोशनल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, इवन इकनॉमिक वायलेंस को इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस जो घर के अंदर होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ जो होता है उसको डिफ़ाइन किया गया है। और इवन ऐसी टर्म्स जैसे जेलसी, पोजेसिवनेस जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं कि अगर कोई ख़वातीन के साथ कोई शोहर इसलिए मिसबिहेव करता है या उसके ऊपर वायलेंस करता है बिकॉज ही इज़ जेलस, because she is a working woman, because she is perhaps earning more than him, then even those specific words are also included. And then usually in cases में क्या होता है कि आप एक प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं। इसमें पुलिस की भी कॉग्निजेंस है, लेकिन आपको पता है क्योंकि यहाँ पे थाना कल्चर है तो बहुत सी ख़वातीन पुलिस में नहीं जाती और पुलिस कभी कभी FIR दर्ज करने से मना भी कर देते हैं। इसके लिए डायरेक्ट कोर्ट में भी पिटिशन की जा सकती है जिसके लिए लीगल एड के मैकेनिज़म्स भी हैं, जिसका मतलब ये है कि स्टेट की तरफ से मुफ्त कानूनी मशवरा दिया जाएगा, स्टेट उसका कोर्ट के अंदर केस लॉन्च करेंगे। सो डायरेक्ट पिटिशन एक अलग है। एक तीसरा, मैं सिर्फ एक बात ऐड करूँगी कि एक तीसरा मैकेनिज़्म भी है, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का है और कमीशन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस है जो इन केसेस को देखता है, लेकिन ये कमीशन अभी इफ़ेक्टिव नहीं है। सो इस कमीशन को इफ़ेक्टिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। GBV आपका फोर्टे है, इट्स जेंडर बेस्ड वायलेंस।
अब बैरिस्टर साहब ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि हम अब अगर ज़रा कैटेगराइज कर लेना हमारे यहाँ, एंड लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स दैट हैपन्स इन होम। बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आई पर्सनली नो, बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं कि जो, और वो लड़कियां हैं बेसिकली, जिनके साथ उनके रिलेटिव्स ने कुछ सिर्फ ये नहीं कि उनके साथ दे वेंट बियॉन्ड द बॉर्डर्स, बट उनको बात करने से लेके उनको बैड टच करने तक, और वो ट्रॉमा उनके जहनों में रह जाता है। अब वो जो बच्चियां हैं वो जाहिर सी बात है किसके पास भागती सबसे पहले, अपनी माँ के पास। लेकिन कई केसेस में हम देखते हैं कि अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने हस्बैंड के इज़्ज़त बचाने के लिए वो इस तरह की बात नहीं करती हैं ना। इनके लिए, इन बच्चियों के लिए जाहिर सी बात है ना, अगर 10 साल की हैं, 13 साल की हैं, 14 साल की हैं, माइनर ही हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, और वो अपनी माँ के पास भी अगर उनकी जाके सुनवाई नहीं हो रही है, हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? बिकॉज उनके पास तो कोई रसा ही नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि सिंध हुकूमत की तरफ से एक नंबर है जिस पे एक तो ये कि मोबाइल यूजुअली वाइडली अवेलेबल होता है। ये एक टोल फ्री नंबर है 0800-70806। इसका नाम सिंध लीगल एड एडवाइजरी कॉल सेंटर है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में चलता है। तो अगर वो अपने ऑप्शंस को जानना चाहें कि उनके कानूनी क्या ऑप्शंस हैं और किसी वकील से बात करना चाहें तो वो उस नंबर पे डायल करके उनसे पूछ भी सकती हैं, क्योंकि हमें एक तो ये सर्वाइवर को या विक्टिम को एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो उसके लिए उनको इस तरीके से भी हम एम्पावर करें कि वो अपने ऑप्शंस, जब उन्हें पता चलें कि कानूनी क्या ऑप्शंस हैं, तो वो ख़ुद अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उन ऑप्शंस को अडॉप्ट करें। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कमी है जिसकी वजह से सर्वाइवर सपोर्ट नहीं ले पाता वो है शेल्टर होम्स। शेल्टर होम्स की बहुत ज़्यादा कमी है, शेल्टर होम्स बहुत कम हैं और उनके अंदर जो प्रोवाइडेड रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत कम है। दारुल अमान जो ख़वातीन के लिए या दारुल इत्तफ़ाल, सो यू कैन नॉट स्पेंड योर होल लाइफ देयर। सो एब्सोल्युटली। और उसमें ये भी है कि जिस तरह हम बच्चों को प्राइमरी में गुड टच और बैड टच सिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से अब ये स्कूल्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह की चीज़ कोई उनके खुदा न खास्ता घरों में होता है बच्चियों के या इवन बच्चों के भी, तो वो उसको अगर उनके पेरेंट्स उसको नहीं कर रहे रिपोर्ट तो वो खुद से कुछ कर सकें। सबसे पहले तो बच्चों को या ऐसी लड़कियों को ये तालीम देने की ज़रूरत है कि वो बोलें, इस पर बात करें। हम यही बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि वो बात ही नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये सवाल है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कि उनको बात करने पर राज़ी कैसे किया जाए, चाहे वो छोटी माइनर लड़की हो या, क्योंकि एक खौफ है अंदर सबके, उन्हें राज़ी कैसे किया जाए? यहाँ पे एक मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच की बहुत ज़रूरी है। वकील के अलावा एक साइकोलॉजिस्ट और एक काउंसलर की बहुत ज़रूरत है जो बच्चियों को साइकोलॉजिकली कंसोल करे। कोर्ट के अंदर भी हम यूजुअली क्या करते हैं कि एक स्पेशल एप्लीकेशन डालते हैं कि अगर एक बच्ची कम उम्र की है और छोटी है तो उसके जब वो अपना टेस्टिफाई करे, जब वो अपना बयान दे, तो उसके पास एक कोर्ट में अपॉइंटेड हो एक साइकोलॉजिस्ट जो उसकी मेंटल असेसमेंट करके जज को बता सके कि शी इज़ ट्रॉमाटाइज्ड, ताकि हम एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखें। फिर उसके अलावा और भी काफ़ी सारे मैकेनिज़म्स हैं, जैसे बहुत से जो सर्वाइवर्स हैं वो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनका अब्यूज़र उनके साथ रहता है। सो ensuring in integrating in their minds that if you do come to seek help, we will make sure that you know this abuser is staying away from you. And even court के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं कि कर्टन लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्ची का रिलेटिव उसे अब्यूज़ कर रहा है तो वो उसके सामने खड़े होकर टेस्टिफाई नहीं कर सकती, उसके लिए कर्टन एक ज़रूरी है कि वो उसको देख ना सके जो उसके सामने है। यानी कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म के ट्रॉमा से वो बच्चियाँ गुजर रही होती हैं ना। अच्छा, अब हम ज़रा बड़ी एज ग्रुप पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मैरिड गर्ल्स एंड ऑल। उनके घरों में आपने कैटेगराइज कर दिया ना, एक तो हो गई फिज़िकल वायलेंस पे हाथ उठाना और ये सारी चीज़ें। मैं आप ज़रूर इस पे बात ज़रूर कर ही रहे था कि हमारे यहाँ अगर एक बार दो बार हाथ उठा लिया, हमारे अपने घरों से ही ये आवाज़ आती है, अरे बेटा एक बार उठाया है, हम उसको समझा देंगे, आइंदा नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच आवर डॉटर्स कि एक बार अगर उठाया है और एक बार हाथ खुला है तो वो फिर हाथ बार बार खुलेगा, और उस एक बार के हाथ उठाने को आप मायूब समझें रादर देन उसको एक्सक्यूज़ समझें कि लेट्स ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम।
जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास जिस तरह से ख़वातीन आती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं, इवन दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड, इवन डॉक्टर्स हु आर सर्विंग इन हॉस्पिटल्स एट वेरी हाई पोजीशंस, सो देयर प्राइमरी प्रॉब्लम इज़ दैट देयर फैमिली विल नॉट एक्सेप्ट इट, द सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट इट, एंड द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन नीड टू बी क्लोजर विद देयर फादर. So they come repeatedly after every single incident to me, and every time when we try to console them, they go back saying, okay, maybe I'll give him another chance. It is only at a very breaking point, unfortunately, that a survivor feels confident enough to take that next step and go to the court. And even after they go to the court, the perpetrator, the offender is there and saying that, you know, we are sitting together with your family, हम एक माफ़ीनामा कर लेते हैं और आप वापस आ जाएं, मैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लेता हूँ. So empowering the survivor once again is very crucial, and success stories of the women. I think a counseling session, a place where women can seek support from each other, they can seek support from other people's experiences. This is very important. बहुत शुक्रिया बैरिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप खातून हैं, आपके साथ कोई खातून ज़्यादती करे, कोई मर्द ज़्यादती करे, आपका शौहर, आपका जो लीगल प्रोटेक्टर है वो इसके साथ ज़्यादती करे, तो फिर वो पहली बार हो, दूसरी बार हो, 10वीं बार का दूसरी बार का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, वो पहली बार को ही बहुत बुरा मानिएगा, और जो आपको बैरिस्टर रिदा ने जो तरीके बताए उस पर अमल कीजिएगा. और ख़ामोश नहीं रहना है, अपने राइट्स के लिए बोलना है, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करना है. अब लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक. जहनी तनाव, एंग्जाइटी, ये जदीद दौर का बुनियादी मसला बन चुका है और इसकी वजह से दुनिया भर में कई बीमारियां जन्म ले रही हैं. आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 10 से 19 साल की उम्र का हर जो है वो बच्चा एक जहनी मसाइल का शिकार है, जिसमें असाबी खलल, जहनी दबाव भी शामिल है. और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे केसेस हैं. 4 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ जहनी बीमारियों का शिकार हैं. और ये सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं कहती, अगर अदरवाइज़ भी हम अपने अतराफ़ में थोड़े से लोगों से अगर आप बातचीत करें तो आपको हर दूसरा बंदा किसी न किसी प्रॉब्लम में नज़र आता है कि हम बात नहीं करते हैं. प्रॉब्लम ये भी है कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम कहते हैं कि अरे यार चोट लगेगी तो बताना, अभी ये मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होती, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चे को एक मशीन समझते हैं कि जो रट्टा लगाएगा, रिजल्ट लाएगा, अच्छी जॉब देगा, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. बच्चों में बढ़ते जहनी तनाव की वजूहात क्या हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इस पे बात करेंगे. माहिर नफ्सियात मारवी सोमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. मारवी साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द स्टूडियो. इट्स प्लेजर ऑल आवर्स. मारवी साहबा, वर्ल्ड वाइड बहुत ही स्टैगरिंग किस्म का, बहुत ही अलार्मिंग किस्म का ये स्टार्ट है. हर 7 में से एक बच्चा 10 से 19 साल की उम्र का, ये तो वो उम्र है कि जिस वक्त नशोनुमा होनी है. ये वो उम्र है जिस वक्त एक बच्चे का ना सिर्फ करियर, उसका कैरेक्टर बिल्ड होना है. दिस इज़ द थिंग कि जिस पर हम बात नहीं करते. करियर बन जाएगा भाई, जब अल्लाह ने पत्थर में छुपे हुए कीड़े से भी वादा किया है तो हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं. लेकिन मुझे बताइए कि आपके पास क्या केसेस आते हैं और क्या केसेस लाते हैं लोग, इस पे शाय ऑफ तो नहीं करते? नहीं, एग्जैक्टली हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. अब अर्बन एरियाज़ का हम सोचते हैं कि अर्बन एरियाज़ में तो नहीं होगा, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ कि मेंटल हेल्थ क्या है, बच्चों की मेंटल हेल्थ क्या है. बट आपको मैं बताती चलूँ कि रूरल एरियाज़ से भी माँ बाप बच्चे को ला रहे हैं दिमाग के डॉक्टर के पास. That's nice to so awareness है. सिंस अब अवेयरनेस कैसे हम कहेंगे, सिंस इट्स द फ़ोन, आपके घरों में खाने को नहीं है बट द फ़ोन इज़ देयर, तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच रही है. दे नो थिंग्स. तो जब एक दिमाग के डॉक्टर के पास आ रहा है, दिमाग के डॉक्टर के पास जाकर बच्चा एड्रेस होता है, उसकी कंप्लेंट्स आती हैं कि ये कंप्लेंट्स हैं, लो IQ है, बोल नहीं रहा, कांटेक्ट नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा, नाम पुकारें तो देख नहीं रहा आपकी तरफ. सो ये आइडेंटिफाई होता है 2 साल के बच्चे से बाद में जाके. बट व्हाट द थिंग इज़, आइडेंटिफाई होना चाहिए 6 महीने के बच्चे में.
6 महीने का बच्चा आपके फेस की तरफ नहीं देख रहा, आप उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको नाम दे रहे हैं, रैटल्स दिखा रहे हैं, द चाइल्ड लुकिंग, तो हम कहते हैं कि वो सुन नहीं रहा हो सकता है, बट किसी किसी आवाज़ पे वो सुनता है, वो रिस्पॉन्स करता है। तो 6 महीने से इस चीज़ का ऑनसेट स्टार्ट होता है। ये सारी चीज़ें आती हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में, जो कि आइडेंटिफाई होना लाजमी है 6 महीने 4 महीने के बच्चे से। तो व्हाट द थिंग इज़ कि ऑटिज़म जो कि हम बात अमूमन कर रहे हैं और आजकल सुन भी रहे हैं, वेस्टर्न से आता जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ही एक हाइटेंड चीज़ है जो कि हम हर दूसरे बच्चे में सुन रहे हैं कि हमारे बच्चे को शायद ऑटिज़म है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में ऑटिज़म, ADHD, हाइपर एक्टिविटी बच्चे में, बच्चा एक जगह बैठ नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें एड्रेस होती हैं और आ रही हैं। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अरे देखो कितना एक्साइटेड हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा नॉटी है, भागता दौड़ता है, बट दिस इज अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, इट्स अ प्रॉब्लम। आपने बताया कि 6 महीने का बच्चा, लेकिन 6 महीने का बच्चा जो है वो तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता नहीं है ना, तो माँ को कैसे, क्योंकि अभी ये सवाल जो भी हमारे प्रोग्राम में इस वक्त लोग देख रहे हैं सबके जहनों में सवाल आएगा कि 6 महीने का बच्चा इतना रिस्पॉन्स नहीं करता, तो हम किस तरह के वो चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे उसके अंदर से कि इसको ये डिसऑर्डर है। 6 महीने का बच्चा एटलीस्ट स्टार्ट्स लुकिंग एट योर फेस, आपके चेहरे की तरफ देखता है, आप स्माइल करते हैं, वो खुश होता है, कम से कम माँ की तरफ। तो ये चीज़ें हैं जो ट्रिगर्स होती हैं, आपको उसी वक्त आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले रहे हैं, आप उसकी डेवलपमेंट देखें कि वो किस तरह डेवलप हो रहा है। 6 महीने का बच्चा अपना माइलस्टोन अचीव कर रहा है, 6 से 9 माह तक उसने नेक होल्डिंग किया है नहीं किया है। ऑटिज़म में बहुत ज़्यादा डिलेड माइलस्टोन्स के बच्चे आते हैं जिनकी माइलस्टोन्स अचीव नहीं होते प्रॉपर टाइम पर। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि 6 महीने तक की बात बताई। नाउ कमिंग टू दिस रिपोर्ट, जिसमें 10 से 19 साल के बच्चों को क्या महरक़ात होते हैं आजकल, बच्चे 10 से 19 साल, उनमें क्या सिर्फ स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस है या फिर और भी कोई चीज़ है? आई एम पर्टिकुलरली रेफरिंग टू द यूज़ ऑफ मोबाइल्स इन बच्चास एज़ वेल, तो इसका मुझे आप बताइए। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा ये बात आगे तक बढ़ाई है कि जो मोबाइल यूज़ है, हमारी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि जो मोबाइल यूज़ है वो 2 साल तक बच्चे को इंट्रोड्यूस ही ना करें। मोबाइल क्या चीज़ है, ऑल्दो हमारा टेक्नोलॉजी का दौर है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, ये लो जाओ जान छोड़ो। और यंग बंस को भी ये दूध नहीं पी रहा था ना फीडर से, तो मैंने कार्टून लगा दिया इसको। और टेरिफाइंग। देयर इज वन मदर हु हैज टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, तो माँ को अब खाना भी पकाना है, इन-लॉज को भी देखना है, ज़ाहिर हस्बैंड की भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तो शी जस्ट ये एक वो है कि चलो उसमें बिजी रहेगा बच्चा। अगर मोबाइल की जगह हम उसको लर्निंग टॉयज़ ला कर दें, एक्टिविटीज़ ला कर दें, चले हम नॉन अफोर्डिंग की बात करते हैं, तो हम बच्चे को एटलीस्ट गार्डन में डाल दें, उसको वहाँ कुछ दे दें खेलने के लिए, मट्टी में खेलने को दे दें। सो ये सारी चीज़ें इसका रिप्लेसमेंट है, बट हम वो सीख नहीं करते क्योंकि मोबाइल अवेलेबल है। हमने तो यही किया था, हमने तो मट्टी में ही खेला है। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटी उम्र के बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं तो उसके स्क्रीन की वजह से प्रोबेबली वो इतना डैमेज कर रही है कि उनकी नर्व्स को, उनके दिमाग को, फोकस इज नॉट देयर, है ना, तो खत्म। इतनी इम्पल्सिविटी बढ़ रही है बच्चों में, इन अटेंशन बढ़ रही है। हम वो रील्स, इवन बड़ों में भी हम वो रील्स देख रहे होते हैं और हमारा कितना चिड़चिड़ापन हो जाता है इसको, हमारी तबीयत, हमारा बिहेवियर कितना चेंज हो रहा है सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से। सो इसको हमने भी लिमिट करना है। और अब बच्चा है, उसका दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ, उसका ब्रेन डेवलप हुआ ही नहीं है, आप उसको मोबाइल या स्क्रीन दे देते हैं। कितने वेरियस ऑप्शंस दे दिए हैं। अच्छा, अब आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं इस चीज़ की, ये मैंने खुद भी देखा है। और इसको अगर थोड़ा सा मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ शेयर करूं। जो मेरे 2 सबसे बड़े भांजे थे, ट्विंस, पहले वो कार्टून्स देखते थे यूट्यूब पे ना। दिस इज़ अराउंड 2012 13-14, जिस वक्त वो छोटे थे। उस वक्त उन्होंने कार्टून देखना शुरू किया, वो आधे घंटे का एपिसोड देखते थे। देन केम द थर्ड वन, उनके बाद उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि वो आधे घंटे का कार्टून नहीं देख रहा, वो 5-5 मिनट की वीडियो देख रहा है। सो द फोकस स्पैन इज शॉर्टनिंग। नाउ आई हैव गॉट द 4th बच्चा इन द हाउस, माय नीस, मेरी भांजी। वो ना आधे घंटे का कार्टून देखती है, ना वो 5 मिनट की वीडियो देखती है। वो ना उसके छोटे छोटे मुन्ने से हाथ वो यूं स्किप करती है रील्स, ऐसे वो सेकंड्स वाली रील्स होती हैं। यस,
वो मुझे वो बच्ची मेरे साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करती जितना मेरे दो बड़े भांजे करते थे। Isn't that dangerous? It's very dangerous. हमारे अंदर वो बर्दाश्त ही नहीं रहती है। अब वही चीज़ अगर आप मोबाइल उसको साइड कर दें, आप उसको टॉय ला के दें, वो टॉय के साथ बच्चा नहीं खेलेगा। यस, नहीं खेलते, वो टॉय के साथ बोर हो जाएगा। Children have started throwing their toys. Yes. फेंकते हैं, मारते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। पेरेंट्स से लड़े, पेरेंट्स को मार रहे हैं, तो वो एम्बैरेसमेंट अलग है। मोबाइल सॉरी क्या है? ये शॉपिंग मॉल्स में बच्चे जो हैं वो फ्लोर पे रो रहे हैं, क्यों जी? मोबाइल दे दें। ये स्टबर्न बिहेवियर है, अग्रेसिव बिहेवियर है। खाते कि जब तक आप मोबाइल स्क्रीन नहीं दिखाएंगे हमें, हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, हमारी टर्म एक बहुत ही स्पेसिफिक है व्हिच इज़ माइंडलेस ईटिंग। माइंडलेस ईटिंग बच्चे में आप उसको भूख नहीं लगेगी, उसको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। जो आप फीड कर रहे हैं एज इफ़ यू आर फीडिंग एन एनिमल, कि आप उसको फीड कर रहे हैं, वो खा रहा है, उसको पता नहीं है आई एम फुल और नॉट, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं नमक खा रहा हूँ, मिर्चें खा रहा हूँ, व्हाट द टेस्ट इज़, मैं फुल कब हूँ, मुझे और भूख लगी है नहीं लगी। इवन जब वो भूखा होगा वो बताएगा भी नहीं। और हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है, वी डोंट enjoy the food, we keep on going up and down the mobile. Yes, so it's not about specifically children, तो हम it's about us उनके लिए एक। लेकिन अगर आपने क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं कहूँगी कि ऐसा एक बच्चा आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने घर में, अब घर वाले उसको किस तरह से हैंडल करें और कैसे घर वालों को भी मनाया जाए, या घर वालों को क्या सोचना चाहिए कि अब इसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, या लोग वो करते हैं ना कि कहते हैं अवॉइड, खुद ही ठीक हो जाएगा। या एग्जैक्टली, पहली बात तो है उसको आइडेंटिफाई करें, बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और उसको प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट या पीड्स किसी भी डॉक्टर के पास आप लेके जाएं, उस चीज़ों को प्रॉपरली असेस करवाएं। हमारे पास साइकोमेट्रिक बैटरीज होती हैं फ्रॉम विच थ्रू वी असेस द चिल्ड्रन। और अगर हम अभी आई वांट टू ऐड वन पॉइंट कि अगर हम बच्चों की बात करें कि बच्चों की मेंटल हेल्थ, तो बहुत सारे इवन डॉक्टर्स ने भी मुझसे ये सवाल किया कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे आप क्या काम करेंगी, बच्चे डू नॉट नीड दीज थिंग्स। या उनके पास तो सब कुछ होता है, प्लेफुल होते हैं, बट इफ़ यू आइडेंटिफाई, हमारे पास SICHN में आई एम वर्किंग इन कोरंगी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहाँ पे 2 ऐसे केस आए हैं। 10 साल की एक बच्ची थी, एक 12 साल की, सुसाइडल केस था। शी कंज्यूम्ड रैट पॉइजन, जो कि हमारे पास वार्ड में एडमिट थी। So see how serious this is for them. और उसने पता नहीं कौन सी वीडियो देख ली होगी, उसने अपने सर पे चढ़ा ली होगी, और वो क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज थे उसके साथ जो एड्रेस नहीं हुए, जो कि इस लेवल तक आए। डॉक्टर मावी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो आपका बच्चा अगर आपसे आके बात कर रहा है, सीरियस लें, वो नहीं कर रहा उसको ज़्यादा सीरियस लें, और जब आप आइडेंटिफाई कर लें कि उसके साथ कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, शर्माए नहीं कि है मेरा बच्चा पागल तो नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग पागल, इट्स अबाउट मेंटली स्ट्रेस। तो ले जाए डॉक्टर के पास, उसका स्ट्रेस कम करवाइए। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप यहाँ से सही रहेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज बढ़ भी नहीं सकेंगे। यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है, ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खत्ता पोठोहार और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। कराची में आज सुबह के वक्त हल्की ठंड महसूस हुई, जबकि जनूबी पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मॉग और धुंध छाए रहने का इम्कान। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो कराची में आज मिनिमम टेम्परेचर 19 और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 रहने का इम्कान है। बात करें अगर हैदराबाद की, हैदराबाद में सर्द हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 18 और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 रहने का इम्कान। बात करते हैं मीरपुर खास की, मीरपुर खास में मिनिमम टेम्परेचर 15 और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री तक रहने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको नवाबशाह की जानिब। नवाबशाह में मिनिमम टेम्परेचर 16 और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री तक रहने का इम्कान। बात करते हैं लाड़काना की, लाड़काना में सर्द हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 16 और मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री तक रहने का इम्कान है। गवादर में आज मतला साफ है और मिनिमम टेम्परेचर 20 और मैक्सिमम टेम्परेचर 29 रहेगा। उसके बाद ये चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब।
क्वेटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि टेम्परेचर जो मिनिमम है वो 3 और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मुल्तान में बादलों का राज, जबकि स्मोक की शिद्दत में कमी के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 14 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27 तक रहने का इम्कान। बात करेंगे लाहौर की। लाहौर में आज सर्द हवाओं का राज रहेगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 11 और मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री तक रहने का इम्कान। फैसलाबाद में मिनिमम टेम्परेचर आज 11 और मैक्सिमम टेम्परेचर 26 रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 8 एज यू कैन सी और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री तक जाने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको ज़रा सा पड़ोस में मरी के जानिब। मरी में बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 8 और मैक्सिमम टेम्परेचर 16 तक रहने का इम्कान। पेशावर में मिनिमम टेम्परेचर 9 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 24 डिग्री तक रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 6, मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री तक जाने का इम्कान। स्कर्दू की बात करूं तो स्कर्दू में आज हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर -7 और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री तक जाने का इम्कान। अगर मैं दुनिया के हवाले से बात करूं, दुनिया के मौसम के, तो दुनिया के मौसम के हवाले से बात करें तो बरतानिया में तूफ़ान बर्ट ने मामूलात ज़िंदगी जो है वो मफलूज कर दिए हैं। शदीद बर्फबारी के बाइस हज़ारों लोग बिजली से महरूम हो गए हैं। मुसाफिर परवाज़ें और ट्रेनों के शेड्यूल्स भी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। अहम शाहराएँ और एवेन्यू एयरपोर्ट्स शदीद बर्फबारी से ढक गए हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से वार्निंग तक जारी कर दी गई है। बारिशों के बाइस सैलाब का खदशा भी जाहिर किया गया है। सो ये थी आज की वेदर अपडेट्स। अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से के जानिब। फैसल, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सोनिया। और मौसम का आप जैसे बता रही थी, बर्फ़बारी और अच्छा मौसम हो, आपके हाथ में कॉफ़ी हो, मैं पकड़ लेता हूँ, आपके हाथ में कॉफ़ी हो, बाहर बर्फ़ पड़ रही हो, अंदर जो है वो आप दालान में बैठे हों, गर्म जो है आपने कॉफ़ी पकड़ी और आप किताब पढ़ रहे हों, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। और अब मैं जो उन्वानात आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये किताब पकड़ के कॉफ़ी पी रहे हो तो आप कॉफ़ी रख दीजिए। ये हो सकता है कि उन्वान पढ़ के आपकी हंसी छूट जाए। ख़ानदान थे तो पानदान थे, निहारी का दूल्हा, और एक जो मुझे दामाद की ते और उसके बाद लाश या दामाद की तलाश, ये सिर्फ उन्वानात पढ़ के ही मैं महसूस हो रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही हरदिल अज़ीज़ लिखारी हैं और रिनाउंड जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीर भी, अज़हर हुसैन अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मुख्तसर दुनिया में, तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में इन्होंने ना सिर्फ एंट्री दी बल्कि अब बाज़ाब्ता किताब। और वो लोग जो आज ये कहते हैं अरे किताब कौन पढ़ता है, अरे किताब कहाँ बिकती है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि 1 महीने में ही इसका जो पहला स्टॉक था ना वो अब ख़त्म हो चुका है। और ये अब अज़मी साहब लेकर आए हैं, तो ये तो मैं रख रहा हूँ, आप अपनी जो है वो उनसे बाद में मंगवा लीजिएगा। अज़हर हुसैन अज़मी, विदाउट फर्दर एडू। अज़हर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और पहले तो क्योंकि आप उस्ताद लोग हैं, मेरी तस्हीह कर दीजिए, तंज़ो मिज़ाह है कि मज़ा है? मिज़ाह है, बस ठीक। तंज़ो मिज़ाह से भरपूर आपने ये किताब लिख डाली है। मैं इसके उन्वानात अभी पढ़ रहा था, तो प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस बुक। मुझे बताइए आपने लिखी और फिर कैसे बिकी, सफ़र पूरा किताब का कैसे रहा, ज़रा बताइए। मैंने 2018 में मेरा जो ताल्लुक़ है बेसिकली वो एडवर्टाइजिंग से है और मैं टीवी कॉन्सेप्ट लिखता रहा हूँ और तकरीबन 35 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। तो 2018 में मैंने ये मिज़ाहिया मज़ामीन लिखना शुरू किया सोशल मीडिया पे, और मेरा पहला मज़मून था ख़ानदान थे तो पानदान थे। ये इतना चोरी हुआ कि मुझे याद भी नहीं है। हज़ारों में चोरी हुआ है और ये शायद जितने लोग हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, सब वाकिफ़ हैं इससे। तो मैंने ये किताब छापी है डर के मारे। अच्छा। ये मज़ामीन इतने सरका हो रहे थे, चोरी हो रहे थे कि मुझसे कहा गया कि अगर आपने ये नहीं किया तो एक दिन पूरे मज़ामीन आपके वो किताब छाप लेंगे और ये किताब जो है वो आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये किताब डर के मारे छापी गई है, खुशी के मारे नहीं छापी गई है। हाँ, लेकिन इसकी छपने से जो खुशी लोगों के पढ़ने पे आ रही है जी, वो अब मैं ज़रा जानना चाहूँगा। फीडबैक कैसा रहा? सर फीडबैक ये कि आपने खुद उन्वाना से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितना मज़ा होगा इसमें। अब तक जो मेरे पास फीडबैक आया है, जो तबसरे आए, जो आरा आई हैं, वो तो बड़ी मस्बत हैं और सबका ये कहना है कि कंटेंट बड़ा जेन्युइन है, हमारे माशरे का कंटेंट है। आप पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं वही कह रहा ना, मैं अगर आपको बताऊं
ये सबसे अच्छा जो मुझे इसमें लग रहा है ना वो है ये पहला लव लेटर। मैं ज़रूर इसको मैं पढ़ना ज़रूर चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है याददाश्तें जो है वो पहला लव लेटर आरज़ी बुखारी ज़बरदस्त। और हाँ प्लीज़, तो फीडबैक इसका बहुत अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। अज़मी साहब, आजकल हमारे माशरे में आपने देख रहा है स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो बहुत परवान चढ़ रही है। मैं पड़ोस से तो उसका मुकाबला नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे कोई बैरियर्स जो है ना, कोई रुकावटें उन्होंने रखी नहीं है। वो हर तरह का ह्यूमर कर रहे हैं और वो इतना ज़्यादा कि वो 18+, 13+ वो उन्होंने वो बैरियर ब्रेक, उनके यहाँ वो माशरे में एक्सेप्ट भी हो रहा है। हमारे यहाँ जब हम मिज़ाह की बात करें, पतरस को नहीं पढ़ते हम, ठीक है ना, और बाकी भी मिज़ाह निगारों को हम पढ़ते नहीं हैं। अब जो बगैर पढ़े हम स्टैंड अप कॉमेडी करने खड़े हो गए, मैं चाहूँगा उसके बारे में ज़रूर आप बताइए कि सीरियस लिखना एक मुश्किल काम है, मिज़ाह लिखना कितना मुश्किल है ये भी बताइए, और हम अपने मिज़ाह के साथ क्या कर रहे हैं वो भी बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बुनियादी बात ये कि लिखना संजीदा आसान काम है, मिज़ाह लिखना बहुत मुश्किल काम है। और हमारे यहाँ क्योंकि बेसिकली तंज़ो मिज़ाह है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अदम बर्दाश्त है तो मैं तंज़ नहीं लिखता जी। तंज़ का मतलब है किसी को पिंच बोना, बिल्कुल, और मिज़ाह का मतलब है किसी को प्यार से चुटकी नोच लेना। ठीक है, तो आप ये देखिए इस किताब में मिज़ाह ज़्यादा है और तंज़ कम है। वजह ये कि हम लोग अब तंज़ बर्दाश्त करने के आदी नहीं है, हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। उसकी वजह एक बुनियादी ये भी कि माहौल इतना घुटन ज़दा है कि हम तैयार नहीं हंसने के लिए जी। आप देखिए, कहते हैं कि साहब ये शहर फ्लैटों का शहर है, ये फ्लैट चेहरों का शहर है। वाह वाह वाह, बात कीजिए, कोई तैयार नहीं हंसने के लिए इस शहर में। और मिज़ाह दुनिया की हर बात में होता है, हर ये कि तस्फीन के बगैर मिज़ाह होता है, आप उसे नोट नहीं कर पा रहे होते। आप घर आइए, ढूंढिए मिज़ाह हर चीज़ में। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं ना जी, इसमें मिज़ाह है जी, लेकिन आपको मिज़ाह ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और सबसे अहम बात ये कि आपको वो लिखना है जो कारी सुनना चाह रहा है आपसे, जो रीडर चाहता है। हमारे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं 2018 में आया हूँ ना, हमारे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम चाहते हैं लिखना अपने अंदाज से। देखें, अगर आपकी तहरीर कारी तक नहीं पहुँच रही तो उसके लिखने का फ़ायदा क्या है। लिखारी ये चाहता है कि कारी मेरे पास आए। मैंने उल्टी टेक्निक नहीं अपनाई, मैं कारी के पास खुद चला गया, मैंने वो मौज़ूआत छेड़े जिसका वो हिस्सा था या जिसके बारे में वो जानता था। अब मैंने लिखा नहारी का दूल्हा, हाँ, तो नहारी साहब दामाद की तलाश। इसमें एक मजमून है ब्याहलोजी की ट्यूटर, ब्याहलोजी की ट्यूटर। अक्सर ख़वातीन शक ईला क्यों होती हैं। यस, ये भी मैं देख रहा था। ठीक है, तो ये तमाम मौज़ूआत हैं जो आम फहम है, रोज़मर्रा के, और इसमें कोई शकील लफ्ज़ नहीं है, और कहानी घर घर की है। इसमें देखिए, ये अच्छा मिज़ाह वो होता है जो बेसाख्तगी से हो, उसको क्राफ्ट ना किया जाए। जो जुमले आपके पास फिलबदी आते हैं ना, उनकी कोई कीमत नहीं होती है। अगर आप क्राफ्ट करेंगे तो जो उसके बेसाख्तगी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, वक्त भी क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो रहा है। जैसे अज़मी साहब आपने कहा ना कि गुफ्तगू से ही मिज़ाह निकल जाता है, तो मैं इस गुफ्तगू से ही, और मैं पढ़ते पढ़ते ही एक उन्वान, और इसी पे हम प्रोग्राम का एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो अज़मी साहब लिखते हैं कक्कू भाई शादी शहीद, और उसमें इन्होंने कहा है कि कक्कू भाई ने साबित कर दिया हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। ये मैसेज भी है और ये बहुत से लोगों की दुख भी है, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। और इस पर वो फिर शायर के साथ माजरत के साथ बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, मोमिन हूँ, शादियाँ चार करता हूँ। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। मेरी बात को सीरियस मत ले लीजिएगा, महंगाई बहुत है, एक ही पे इक्तफा करें। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।